तुर्कमान गेट वाली मस्जिद। हम तुर्कमान गेट वाली मस्जिद की बात करने जा रहे हैं। तुर्कमान गेट पर ये जो मस्जिद बनी हुई है ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। इस बात को लेकर एमसीडी ने उनको नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद ये पता लगा या एमसीडी वहां पर पहुंची। एमसीडी अपनी जगह की पैमाइश कर रही थी। एमसीडी जब अपनी जगह की पैमाइश कर रही थी तो उन्होंने पाया कि जितनी उस मस्जिद के पास अलॉटेड लैंड है, मस्जिद की अपनी लैंड नहीं है, वो भी अलॉटेड लैंड है, जितनी जमीन मस्जिद के पास अलॉटेड है उस जमीन से 4 गुना ज्यादा उन्होंने उसको कवर करके रखा है। कम्युनिटी सेंटर के नाम से या फिर मैरिज हॉल के नाम से, दवाखाने के नाम से। और वो मस्जिद, मतलब वो मस्जिद तो है ही है लेकिन वो बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर लिया। अब एमसीडी ने जब अपनी जमीन की पैमाइश करी तो पैमाइश करते समय उसको लगा कि भाई ये जमीन तो आपने हमारी कब्जा करके रखी। कारण क्या है? कारण है दिल्ली में सरकार का बदलना, एमसीडी में सरकार का बदलना। एमसीडी में अब आम आदमी पार्टी नहीं है, ना ही एमसीडी में ना ही दिल्ली में अब सरकार आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और दिल्ली में एमसीडी की सरकार भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां पर हैं इसलिए भाई वक्फ की जमीनें तो वापस आनी ही हैं, और वो भी वक्फ की जमीनें नहीं, वक्फ के अवैध कब्जों की जमीनें वापस आनी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जो पैमाना सेट कर दिया है देश में, वो पैमाना अब अगर नहीं कोई मुख्यमंत्री मानेगा तो ये याद रखिएगा उस मुख्यमंत्री को अपवादित होना पड़ेगा, उसके विषय में सवाल खड़े होंगे। अब इस विषय को पूरा समझते हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये विषय था, और दिल्ली हाई कोर्ट में विषय होने की वजह से, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन जाने की वजह से डेमोलिशन की तारीख चूंकि फिक्स थी, इसलिए पार्टियां या मस्जिद वहां पहुंच गई। अच्छा, मस्जिद केवल पहुंची नहीं, मस्जिद ने यह कहा कि हमारे पास कागज नहीं है, कागज वक्फ बोर्ड के पास है, ये जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, दिल्ली वक्फ बोर्ड इस पर काबिज है, और हमारे पास कागज नहीं होते, इसके कागज दिल्ली वक्फ बोर्ड देगा। इसलिए ये जो एमसीडी की कार्रवाई है इसको रोक दिया जाए, एमसीडी को वहां डेमोलिशन करने से रोका जाए। एमसीडी डेमोलिशन करेगी तो साहब हमारी मस्जिद टूट जाएगी, और ये हमारा आस्था का विषय है। एक चीज और है कि हमारे देश के अंदर अब वक्फ का एक पैटर्न बन गया है, और वक्फ का पैटर्न ये है कि वो लगातार ये कहती है अवैध वक्फ होने के मामले, ये तो साहब 100 साल पुरानी मस्जिद है, ये तो 150 साल पुरानी मस्जिद है, ये तो 200 साल पुरानी मस्जिद है, ये तो बाबर के समय की मस्जिद है, हुमायूं ने बनवाई थी। इस तरह की बातें हमारे देश में अब मस्जिद के पैरोकार करने लगे ताकि वो जन भावना को भड़का सके और सीएए जैसे प्रदर्शन करवा सकें और ये फील करवा सकें लोगों को कि भाई देखो ये सरकार है, ये सरकार तोड़फोड़ कर रही है, ये सरकार मस्जिदें तोड़ रही है, ये सरकार मुसलमानों के विरुद्ध है, ये सरकार देश में माइनॉरिटी के विरुद्ध है। ये सिद्ध करने की कोशिश लगातार हमारे यहां चल रही है। अब इस परिस्थिति में एक और जनाब कूद पड़े, और वो जामा मस्जिद के इमाम कूद पड़े, और उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा कि आप इनको पुलिस फोर्स मत दीजिएगा, पुलिस फोर्स मत दीजिएगा, ये मस्जिद पुलिस फोर्स अगर नहीं होगी तो गिर नहीं पाएगी, क्योंकि एमसीडी बिना पुलिस फोर्स के वो गिरा नहीं सकती। अब ये जामा मस्जिद वाले इमाम बुखारी ये स्टेटमेंट मतलब ये कह रहे हैं, इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जनाब ये बता रहे हैं कि अगर पुलिस ना होती तो जो ओवैसी ने बताया था, कौन से ओवैसी ने? वो ओवैसी जो असदुद्दीन का छोटा भाई है, जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर हम बताते हैं कि हम कौन हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो फिर हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। उसकी भाषा में बुखारी ने यह कहा कि देखिए आप पुलिस मत दीजिएगा, ये मस्जिद गिरा नहीं पाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि मैं इसलिए और कह रहा हूं, और पत्र बाकायदा जारी किया और यह कहा कि मैं कह इसलिए रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट उस पर डिसाइड करे। पार्टियां हाईकोर्ट जा रही हैं, हाईकोर्ट आज चूंकि टाइम पूरा हो गया है, डेमोलिशन का टाइम एक दिन ही रह गया है, इसलिए मैं दिल्ली पुलिस को आगाह करता हूं या आग्रह करता हूं कि वो फोर्स ना दे। फोर्स ना दे का मतलब यह हो गया कि लोकल लोग वहां पर खड़े हो जाएंगे, एमसीडी के ऊपर पत्थरबाजी करेंगे जैसा बाकी जगह पर होता है, और एमसीडी के ऊपर अगर वो पत्थरबाजी करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में एमसीडी गिरा नहीं पाएगी, दबे हाथों
वापस जाएगी। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर तभी मेंटेन होगा जब पुलिस फोर्स होगी। अगर पुलिस फोर्स नहीं है तो इस्लामिक चरमपंथ सामने आएगा और वो जो कर सकता है वो करेगा। यानी कि केवल शक्ति से दबाया जा सकता है। अगर शक्ति नहीं है तो वो दारुल इस्लाम बनाकर रहेंगे, वो अवैध मस्जिदें बनाकर रहेंगे, वो अवैध मस्जिदें चलाकर रहेंगे। ऐसा उनका विचार लगातार उनके मन में रहता है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक विषय तो ये है। दूसरा विषय ये कि पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट में तुर्कमान मस्जिद को लेकर उन्होंने पिटीशन डाली। पिटीशन में हालांकि उसकी सुनवाई कल थी, सुनवाई में सिंगल जज ने सुना। सिंगल जज के समय पर उन्होंने कहा कि साहब फिर से वही बात कि हमारे पास कागज नहीं है, इसमें वक्फ बोर्ड आएगा। और चूंकि वक्फ बोर्ड के पास कागज है, ये वक्फ बोर्ड की इमारत है। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि एमसीडी ने जब नोटिस दिया था तो एमसीडी ने नोटिस दिया का मतलब एमसीडी गिराने नहीं जा रही। एमसीडी ने यह कहा कि हम आपको नोटिस देते हैं, इस तारीख को हम गिरा देंगे। आप जाते उस एमसीडी के सामने रिप्रेजेंटेशन करते और एमसीडी को ये बताते, जो उनका अधिकरण रहता है उसके सामने ये बताते कि साहब ये जो मस्जिद है ये मस्जिद ओरिजिनल है, इसके दिल्ली वक्फ बोर्ड वहां प्रेजेंट होता, दिल्ली वक्फ बोर्ड वहां कागज रखता और कहता इसकी ओनरशिप मेरे पास है या अलॉटमेंट मेरे पास है, जितनी जमीन वहां पर कवर्ड है उतनी जमीन का कागज मेरे पास है। एमसीडी के नोटिस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। मस्जिद कमेटी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास कागज हैं। मस्जिद कमेटी ने कहा कि हमको टाइम कम दिया जा रहा है। मस्जिद कमेटी ने कहा कि हमारे पास कागज नहीं होते। मस्जिद कमेटी ने कहा मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट तो वो दिल्ली वक्फ बोर्ड करता है, इसलिए कागज दिल्ली वक्फ बोर्ड दिखाएगा। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड मतलब इतना समय लग गया कि मस्जिद कमेटी दिल्ली वक्फ बोर्ड के सहारे पर बैठी हुई है। केवल डिले टैक्टिक्स है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास भी कागज होते तो वो तत्काल एमसीडी में जाकर देता। वक्फ बोर्ड के पास अगर कागज होते तो वक्फ बोर्ड उस पर मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल करता। दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा फाइल करने वाले लोग वही हैं जो मस्जिद कमेटी के हैं। अभी वक्फ बोर्ड सामने नहीं आया। दिल्ली उसमें हाईकोर्ट में भी यह कहा गया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ जो एमसीडी के सामने वो कह रहे थे वही उन्होंने वहां पर कहा और कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास ये सब कुछ है साहब, दिल्ली वक्फ बोर्ड लगाएगा। अब सवाल यह था कि डेमोलेशन की तारीख तो उसी दिन थी, जिस दिन दिल्ली हाईकोर्ट सुन रहा था उसी दिन डेमोलिशन की तारीख थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट से यह कहा गया कि साहब इस पर स्टे दे दीजिए, आप हमें स्टे दे दीजिए और फिर ये वक्फ बोर्ड उसमें आएगा, वक्फ बोर्ड को इंप्लीट करवा लीजिए, वक्फ बोर्ड उसमें आएगा तो ये बचा लेगा। अदरवाइज यहां पर हम सार्वजनिक काम करते हैं, यहां पर बारात घर बना हुआ है, यहां पर दवाखाना बना हुआ है, यहां विश्राम गृह बना हुआ है और ये जो बारात घर बना हुआ है इस समय शादी विवाह और निकाह के वो चल रहे हैं, सीजन चल रहा है, इसलिए वहां निकाह चल रहे हैं, डेली के हिसाब से बुक है। अब दिल्ली सरकार ने, एमसीडी ने जो जवाब दिया उसने और मजेदार जवाब दिया। एमसीडी के वकील ने कहा कि साहब ये कॉमर्शियल, एक तो जमीन अवैध रूप से कब्जा करके रखी, दूसरा मस्जिद कमेटी इसको अवैध तरीके से कॉमर्शियल इस्तेमाल में ले रही। ये खुद कह रहे हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों के सीजन में ये बारात घर वहां बना हुआ और बारातें बुकिंग है। जब ये बुकिंग कर रहे हैं, जब ये वहां कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठहराने की व्यवस्था कॉमर्शियली करते हैं, तो ये अवैध रूप से कब्जा की हुई मस्जिद पे, कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद बनाकर, बारात घर अवैध बनाकर वहां कॉमर्शियल इस्तेमाल मस्जिद कमेटी कर रही है। इसके बाद जो सवाल पैदा हो रहा था वो था कि कागज है कि नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये तो 100 साल से बना हुआ है और 100 साल पुरानी है। हाई कोर्ट ने पूछा कि तुम्हारे पास कागज है कि नहीं है। इन्होंने कहा साहब वो हमारे पास सारे कागज हैं, वक्फ बोर्ड की डायरी पर चढ़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड है, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड पर सब कुछ चढ़ा हुआ है, वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त है और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार यह है। अब वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड आप जानना चाहेंगे। सवाल यह पैदा होता है कि वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड क्या कहता है। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के विषय में उनमें सुप्रीम कोर्ट के कई पहले ही जजमेंट आ चुके हैं और उन जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि वक्फ बोर्ड पर चढ़े होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई या फिर वो जमीन नहीं है। याद रखिएगा, वक्फ बोर्ड पर चढ़े होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड पर म्यूटेशन होना अति आवश्यक है। अगर सरकारी रिकॉर्ड पर म्यूटेशन नहीं होता है तो फिर वो जमीन, ये माना जाएगा कि वो जमीन अभी ट्रांसफर नहीं हुई। अभी जो नया संशोधन वक्फ एक्ट का सरकार ने, केंद्र सरकार ने कर दिया, उस नए संशोधन में भी केंद्र सरकार ने यही कहा या यही तर्क है कि आपको
डेटा अपलोड करना पड़ेगा और आपको उसकी ओनरशिप बतानी पड़ेगी, ओनरशिप का कागज देना पड़ेगा, और ओनरशिप के कागज के साथ साथ एक काम और करना है कि आपको म्यूटेशन करवाना है। अगर आप उस पर म्यूटेशन नहीं करवाएंगे तो यह माना जाएगा कि वक्फ बोर्ड के पास अधिकार नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन की प्रक्रिया यह है कि आपको एमसीडी के पास या फिर तहसीलदार के पास अगर जमीन है या फिर एसडीएम के पास आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है, उसका एक मुकदमा फाइल होता है। आप जमीन अपने नाम चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम यह होता है कि आपको वहां यह सिद्ध करना होता है कि मेरे पास इसकी ओनरशिप है, या तो उत्तराधिकार की ओनरशिप है, या फिर किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है, या फिर किसी ने हमको ट्रांसफर की है। कुल मिलाकर वो टेस्टिमोनियल ट्रांसफर भी हो सकता है और नॉन टेस्टिमोनियल ट्रांसफर भी हो सकता है, यानी कि वो ट्रांसफर पूर्वजों के उत्तराधिकार के रूप में हमको मिली है, क्योंकि वो 100 साल पुरानी है तो उत्तराधिकार में मुझे मिली है, और उसकी उत्तराधिकार बनने से पहले ओनरशिप जिसके नाम था उसके पास ओनरशिप थी। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर ओनरशिप है ही नहीं तो फिर कैसे आपकी हो जाएगी? ओनरशिप प्रूफ करना इस नए कानून के अनुसार ओनरशिप प्रूफ करना मस्जिद कमेटी का दायित्व बनता है, उस वक्फ बोर्ड की उस कमेटी का दायित्व बनता है जो ये कह रही है कि इसकी ओनरशिप हमारे पास है। अब आपके पास कागज नहीं है अगर, तो आप दावा करिए कि इसके कागज कैसे बने थे, लेकिन अगर वो सरकारी रिकॉर्ड पर दर्ज है तो इस नए कानून में जो संशोधन 2024 में हुआ है, 2025 में हुआ है, इस नए संशोधन के अनुसार अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा है तो सरकारी जमीन का कब्जा पर एडवर्स पोजीशन का फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। एडवर्स पोजीशन क्या है? फिर एडवर्स पोजीशन होता है जब किसी जमीन पर आप कब्जा करके रखते हैं, 12 साल या उससे ऊपर का आपका कब्जा उस पर हो जाता है, तो 12 साल या उसके ऊपर के कब्जे की वजह से सुखाधिकार बनता है, और सुखाधिकार बनने के मतलब यह हो गया कि आपको सुख लेने का अधिकार है, यानी कि उसका उपभोग करने का अधिकार है, और ओनरशिप भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वो एडवर्स पोजीशन होना चाहिए। वो एडवर्स पोजीशन का मतलब है किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, कभी नोटिस नहीं दिया, कभी मुकदमा नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई सब विवाद नहीं खड़ा किया, पीसफुल पोजीशन आपका 12 साल से ऊपर है। अब ये कहते हैं कि साहब ये तो हमारा 40 साल से पोजीशन है, जब कांग्रेस बैठी हुई थी, जब फलानी पार्टी बैठी हुई थी, जब केंद्र में इंदिरा गांधी थी, जब केंद्र में राजीव गांधी थे, हमारे पास तो 40 साल, 50 साल, 60 साल नेहरू जी दे गए और उनके अब्बा दे गए और पाकिस्तान जो लोग चले गए वो दे गए, ऐसी कोई कहानी बताते हैं। और सरकारी रिकॉर्ड ये कहता है कि ये जमीन सरकार की है, तो फिर आपका एडवर्स पोजीशन का फॉर्मूला यहां पर नहीं लगता है। और मस्जिद कमेटी भी सामान्य लोगों की तरह, जैसे एक सामान्य व्यक्ति कोई जमीन पर सरकारी कब्जा करके रखता है और उसके पास उसकी ओनरशिप नहीं है, तो सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट माना जाता है, और जहां इंक्रोचमेंट होता है वहां पर एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होता, इसलिए ये एडवर्स पोजीशन का मामला लागू नहीं होता। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड पर चढ़ी हुई है। वक्फ बोर्ड है कहां? वक्फ बोर्ड को नोटिस करना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। कहते हैं कि साहब अभी स्टे कर दीजिए। एमसीडी कह रही है कि साहब हम इनको बहुत पहले नोटिस दे चुके हैं, ये डिले टैक्टिक्स की वजह से अंतिम समय पर कोर्ट में आए, और अब ये कहते हैं कि वो मस्जिद कमेटी बताएगी, और ये हमसे भी, ये चाहते तो हमको दे सकते थे मस्जिद कमेटी का, मस्जिद कमेटी अगर चाहे या वक्फ बोर्ड चाहे तो हमें रिप्रेजेंटेशन कर सकती थी, हमें बता सकती थी कि मेरा दावा गलत है। और हाई कोर्ट में जब ये आए तब भी ये ला सकते थे, ये नहीं लाए, इसका मतलब ये सिर्फ डिले टैक्टिक है, समय का इंतजार कर रहे हैं और कुछ अपना फर्जीवाड़ा करेंगे। हाई कोर्ट से जब मस्जिद कमेटी ने कहा स्टे कर दीजिए, तो हाई कोर्ट ने कहा भाई स्टे तो नहीं कर सकते, एक बात तो समझ लीजिए, आप ये जो एमसीडी कहानी बता रही है, इतना लंबा समय हो गया, उतने समय से आपको नोटिस था, आपने ना वहां दावा किया, ना यहां दावा किया, ना यहां रिकॉर्ड लेकर आए, तो हम स्टे तो नहीं कर सकते। लेकिन ओरली हिदायत दी अथॉरिटीज को कि देखिए मस्जिद पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मस्जिद पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। अब मस्जिद पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, ये ओरल स्टेटमेंट ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने कहा। जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कहा, मुझे पता नहीं है सिंगल जज था कि डबल जज था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यह बात जरूर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्टेटमेंट दे दिया, मस्जिद कमेटी वापस चली आई। और मस्जिद कमेटी, इसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बात और कही, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा देखिए अवैध कब्जा तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, किसी भी सरकारी संपत्ति पर किसी का भी XYZ, चाहे वो मस्जिद कमेटी क्यों ना हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड क्यों ना हो, इलीगल इंक्रोचमेंट तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इलीगल इंक्रोचमेंट का मामला है तो आप रिकॉर्ड लेकर आइए। अप्रैल की डेट डाल दी, अप्रैल की डेट डालते, लेकिन हम इस पर स्टे नहीं करेंगे। और अथॉरिटी से कहा कि इस पर आप
मस्जिद पर एक्शन नहीं ले गए। इसके बावजूद अथॉरिटी सुबह सुबह 12 बजे रात में पहुंच गई। आज 12 बजे जाकर उन्होंने कंस्ट्रक्शन गिराना शुरू कर दिया। अब वो गिरा डाला तो वहां से कुछ नमाजियों के स्टेटमेंट आए, जिनसे बात हुई कुछ न्यूज चैनलों की। उन्होंने कहा साहब शुक्र है अभी मस्जिद बची हुई है। ये बता रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के ओरल स्टेटमेंट को भी जो बुलडोजर एक्शन हो रहा था, उस बुलडोजर एक्शन ने उसको भी प्रिजर्व तो किया, क्योंकि 1.19 एकड़ जमीन जो है वो तो मस्जिद कमेटी की थी, लेकिन यहां पर 0.79 एकड़ जमीन कब्जा करके रखा, यानी कि 4 गुने कब्जा करके रखा। तो बारात घर उन्होंने गिरा दिया, जो दवाखाना जिसको बता रहे हैं उसको गिरा दिया, जो गार्डन पार्क बना रखा था उसको गिरा दिया, अगल बगल साइकिल स्टैंड और ये बता रहे थे उसको सबको जमीदोज कर दिया। केवल बची तो मस्जिद बची, जो उनकी ओरिजिनल जितनी उनके पास लैंड के कागज हैं, जितना एमसीडी के रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ, जितना एसडीएम के पास चढ़ा हुआ है, इसके बाद सब गिरा दिया। अब वहां हंगामा होना स्वाभाविक था। तो तमाम तरह के मुसलमान, जैसा मौलाना बुखारी बता रहे थे, बुखारी कह रहे थे कि नहीं, इमाम बुखारी बता रहे थे कि नहीं नहीं ये साहब आप पुलिस मत दीजिएगा तो ये नहीं गिरा पाएंगे, पुलिस आप मत दीजिएगा, ये हम आग्रह आपसे करते हैं, लिखित रूप से आपसे कहते हैं पुलिस मत दीजिएगा, नहीं तो एमसीडी गिरा देगी, ये पक्की बात है। हम वहां नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मस्जिद कमेटी जो है वो कोर्ट गई हुई है, कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए। तो पुलिस भारी बल वहां पर तैनात कल ही कर दिया गया था और इसके बाद मस्जिद को खाली करने की बात भी कही गई थी। तमाम लोगों ने पत्थरबाजी करने की कोशिश करी, तमाम लोगों ने वहां रोकने का प्रयास किया, तमाम लोगों ने वहां हुड़दंग मचाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस इतनी ज्यादा लगी हुई थी या इतना ज्यादा प्रशासन वहां पर लगा हुआ था कि उनकी एक न चली। दिल्ली हाई कोर्ट की बात भी एमसीडी ने रखी और एमसीडी ने अपना एरिया खाली भी करवा लिया। अब इसका परिणाम क्या हो सकता है? सवाल यह है कि अब इसका परिणाम क्या हो सकता है अगर दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे तो? दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा जाएंगे और ये कहते हैं कि साहब आपने ओरली मना किया था और इन्होंने गिरा दिया, और ये कहा उनके वकील ने कि आज हम सुप्रीम कोर्ट खुलने पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी डबल बेंच में मेरा ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन तब तक ऐसा खबर है कि वो गिरा गुरु के साफ कर दी गई है। ये खबर है, अभी मेरे पास तस्वीरें नहीं मिल रही हैं या और चीजें कंफर्म नहीं हो रही, हो सकता है एडिटिंग करते समय तक ये सब कुछ मिल जाए और अभी पब्लिक डोमेन पर आ जाए, लेकिन ये खबर है कि वो गिरा दी गई है। ये सारा गिरा दिया, उनके मस्जिद कमेटी को रोक दिया, मस्जिद की जो जमीन ओरिजिनल दर्ज है वो रोक दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अप्रैल में जब इसकी तारीख पड़ेगी या फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या होगा? ऑलरेडी चूंकि वो एरिया गिर चुका है, इसलिए स्टे भी अगर ग्रांट करेगा तो अब स्टे करेगा कि ना तुम बना सकते हो ना तुम गिरा सकते हो। एमसीडी उसको गिरा चुकी है। दूसरी बात ये भी बनती है कि अगर वो हिस्सा मस्जिद कमेटी का है तो सुप्रीम कोर्ट, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर हमको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मस्जिद को गिरा दिया था, मतलब राज्य सरकार ने किसी को गिरा दिया था, कोई नुकसान दिया था इस्लामिक संपत्ति को, हाई कोर्ट ने कॉम्पनसेट करने का आदेश दिया था कि भाई इसको बना कर दीजिए, इसको कॉम्पनसेट करके दीजिए, आपने इसको गलत तरीके से गिरा दिया या आपने बिना वेरीफाई किए, बिना क्रॉस वेरीफाई किए, बिना ये बना वो, और अधिकरण का डिसीजन सही था गलत था, ये जो एक आदेश कर दिया। तो अगर वो जमीन सही पाई जाती है, मस्जिद कमेटी की ही है, तो फिर सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट भी उस पर कंपनसेशन का ऑर्डर कर देगा और कहेगा कि राज्य सरकार से, एमसीडी से कि इनको पैसे दिए जाएं, ये जो है दोबारा इसका कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, ये दोबारा कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। लेकिन ये खेल तो पूरे देश में चल रहे हैं। ये जो प्रदर्शन है कि वक्फ पर संशोधन क्यों कर दिया, इसका तो मुख्य कारण ही यही है कि वो नहीं चाहते कि किसी तरह से भी देश में अवैध रूप से वक्फ बनी हुई उसको खाली किया जा सके या वो खाली हो सके, और उनके पास कागज भी नहीं है। वो अवैध कब्जों का चक्कर है। अवैध कब्जे रोकने के लिए या अवैध कब्जे गिराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और इसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, इसी को कानून व्यवस्था कहते हैं और इसी को व्यवस्था कहते हैं।